नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस का छठा क्लास है और हम प्रत्येक सीरीज में 15-15 क्वेश्चनों को लेकर आते हैं, जो कि आपके जीके का पहला जो पोर्शन है 40 नंबर का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, तो यह बिल्कुल आपका सही है कि कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। दूसरा क्वेश्चन है शरावती परियोजना कर्नाटक में है, तो यह भी आपका सही है कि शरावती परियोजना कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है। तीसरा है बाली मेला परियोजना जो है वह ओडिशा राज्य में है, तो यह भी आपका सत्य है कि बाली मेला परियोजना जो है वह ओडिशा राज्य में है। और चौथा कह रहा है कि सबरीगिरी परियोजना जो है वह गुजरात राज्य में है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सबरीगिरी परियोजना जो है वह केरल राज्य में है, न कि गुजरात राज्य में। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी, कि डी वाला सही सुमेलित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। भारत में, भूटान में, नेपाल में या श्रीलंका में। तो अरुण 3 जो जल परियोजना है वह जो है नेपाल में स्थित है, तो सही आंसर होता है सी। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं अन्य अपडेट्स के बारे में। तो इसके अन्य अपडेट की अगर बात करें तो नेपाल के अरुण नदी पे जो है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना स्थित की गई है और इसकी क्षमता जो है 900 मेगावाट है। इस परियोजना की अगर बात करें तो इस परियोजना से नेपाल के धलकेबर, नेपाल में स्थित है धलकेबर, और यह भारत के मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ तक विद्युत भेजी जाएगी। धलकेबर से मुजफ्फरपुर तक विद्युत को भेजी जाएगी। नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन जो है साल 1992 में किया था और वर्तमान में यह परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना की आधारशिला जो है पुनः 11 मई 2018 को इसकी आधारशिला पुनः रखी गई थी, 11 मई साल 2018 को, और इस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा इस परियोजना की पुनः आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या अराकान योम श्रृंखला। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो ग्रेट हिमालय जो है वह भी आपके नेपाल में स्थित है और इसी ग्रेट हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। उसके बाद महाभारत जो श्रृंखला है यह हिमांचल श्रेणी यानी कि लघु या मध्य हिमालय का दूसरा नाम जो है वह इसमें आपका स्थित है महाभारत श्रेणी। और उसके बाद शिवालिक श्रृंखला जो है यह हिमाचल की बाह्य श्रेणियों में आता है, तो यह भी नेपाल में स्थित है। तो ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला और शिवालिक श्रृंखला ये तीनों के तीनों जो हैं यह नेपाल में स्थित हैं। अराकान योमा की अगर बात की जाए तो अराकान योमा का जो विस्तार है यह नेपाल में नहीं है, इसका विस्तार जो है म्यांमार में है। और इसी अराकान योमा का जो विस्तार म्यांमार के साथ साथ भारत में है, और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और उसके बाद इसी का अराकान योमा श्रेणी का जो भाग है आपका अंडमान निकोबार इसी हिमालय का ही हिस्सा है। तो यह म्यांमार और भारत में स्थित है और इसी अराकान योम श्रेणी की जो पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय राज्यों में अलग अलग, जैसे कि नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजोरम में आपकी मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यह भारत और म्यांमार में इसकी स्थिति है। इस प्रकार से यहाँ पे सही आंसर होता है आपका डी की अराकान योम श्रेणी जो है वह नेपाल में नहीं स्थित है, वह म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह है। साल 2002 में या साल 2001 में या साल 2000 में या साल 2004 में। तो गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह 26 जनवरी साल 2001 में आया था, साल 2001 में आया था। और यह भूकंप जो है
कि इस समय भारत जो था अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इस वर्ष भारत जो था अपना 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। अब यहाँ पे अगर बात करें कि भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 54% जो भूभाग है, 54% जो भूभाग है वह भूकंप की चपेट में है। और भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण भारतीय प्लेट का 47 mm प्रति ईयर की दर से खिसकना है। ठीक है, 47 मिलीमीटर प्रति ईयर की दर से क्या कर रहा है कि भारतीय प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट को प्रतिवर्ष 47 मिलीमीटर प्रति ईयर की दर से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, जिसके कारण भारत में भूकंप आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहा जाता है, तो भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। भूकंप का जो उद्भव स्थान होता है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप के केंद्र के ऊपर पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसे हम क्या कहेंगे, भूकंप का केंद्र कहेंगे, और जहां पर यह पृथ्वी की ऊपरी सतह रहेगी इसे अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र, और इसे ही हम लोग ईपी सेंटर के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गुजरात में जो विनाशकारी भूकंप आया था वह किस वर्ष आया था, तो साल 2001 में। और आपने पता है कि भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ और जिस पैमाने पे मापते हैं उसे हम लोग रिएक्टर स्केल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होता है आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में, मतलब जिस राज्य में स्थित है वो है। तो ये पूछा है कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है, मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या असम में। तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है वह भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फोगपुकुई, ठीक है। अब पूर्वोत्तर में जो आपका लुसाई पर्वतमाला है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि लुसाई पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वोत्तर भारत में। और यहाँ इसे ब्लू माउंटेन को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है फोंगपुई। फोंगपुई, तो फोंगपुई कोई नीला पर्वत यानी कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इसे ही ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं, फोंगपुई कोई। तो पूर्वोत्तर भारत में जो आपका लुसाई पर्वतमाला उसमें फोंगपुई है और उसे ही हम लोग ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। फोंगपुई एक पवित्र पर्वत माना जाता है। इसका नाम लई भाषा से लिया गया है, जिसे फोंग का मतलब होता है घास भूमि या मर्ग होता है, और पुई का अर्थ होता है महान, यानी कि फोंगपुई का मतलब होता है कि महान घास भूमि। ठीक है, महान घास भूमि, ये फोंगपुई का अर्थ होता है। और फोंगपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि आपकी मिजोरम में है। लुसाई पहाड़ियाँ जो कि मिजो पहाड़ी भी कहलाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अराकान योम श्रेणी जो भारत में, हिमालय का जो भारत में दक्षिणी विस्तार है उसे स्थानीय राज्यों में नागा, मिजो, मणिपुर के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका नागा, मणिपुर और मिजो के नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी मिजो पहाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, मिजोरम में जो मिजो पहाड़ी है, ठीक है, उसी का विस्तार जो है उसी को हम लोग लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है ए कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर मिजोरम में। अगर आपसे पूछे जाए कि फोंगपुई वो भी मिजोरम है, क्योंकि इसी का नाम फोंगपुई है। और फोंगपुई का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है महान घास भूमि। और फोंगपुई या लुसाई जो है वह किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो मिजो पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत यह आता है। अगला है कि बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है, झेलम का, चिनाब का, रावी का या ब्यास का। तो बेरीनाग जो है वह झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल है। तो सही आंसर होता है ए। बेरीनाग जो है वह झेलम नदी का उद्गम स्थल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि झेलम नदी का उद्गम जो है वह जम्मू कश्मीर के, यहाँ पे बात कर लेते हैं झेलम, ठीक है। और झेलम का जो उद्गम है वह जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग आता है। शेषनाग या बेरीनाग से होता है। झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब से मिलती है, ठीक है। तो यह पाक में किससे मिल जाती है, चिनाब से, चिनाब से मिल जाती है। और चिनाब का पुराना जो नाम है, कई बार पूछा जाता है कि चिनाब का अस्किनी किसका पुराना नाम है, तो
चिनाब का पुराना जो नाम है वह अस्किनी है। और वेरीनाग स्प्रिंग एक अष्टकोरी पत्थर का बेसिन है जिसे मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 में बनवाया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि वेरीनाग जो है अष्टरिंग जो है, इसको अष्टकोरी जो पत्थर है वह जो बेसिन है इसे किसके द्वारा, तो मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा साल 1620 में बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका वेरीनाग के बारे में रहा। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, महानदी पर, गोदावरी पर, कावेरी पर या पेरियार पर। तो हीराकुंड अगर बात की बात की जाए तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर उड़ीसा राज्य में महानदी पर यह निर्मित है। हीराकुंड जो है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई जो है, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वह है 4800 मीटर, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर के यह बराबर है। 4800 मीटर इसकी लंबाई है। हीराकुंड बांध का निर्माण जो शुरू हुआ था, इसका निर्माण साल 1948 में शुरू हुआ था और यह साल 1953 में बनकर तैयार हुआ। 1948 में शुरू हुआ था और साल 1953 में यह बन के तैयार हुआ। यह उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे किस जिले में, तो ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में आपका हीराकुंड बांध स्थित है। अब यहाँ पे बात करें तो इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य जो था वह बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो बाढ़ का नियंत्रण और विद्युत का उत्पादन। आगे की अगर बात करें तो महानदी जो है छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों के निकट सिंहवा से निकलती है और महानदी को जो है ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को ओडिशा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो महानदी का जो उद्गम है वह छत्तीसगढ़ राज्य के सिंहवा से होता है, सिंहवा से होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर निर्मित है, तो सही आंसर होता है आपका ए कि महानदी पर जो है हीराकुंड बांध को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन हिमनद स्थित है काराकोरम श्रेणी में, पीर पांजाल श्रेणी में, कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में या मध्य नेपाल क्षेत्र में। तो काराकोरम श्रेणी जो है वह आपका सियाचिन हिमनद जो है वह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सही आंसर होता है ए। इसके अन्य अगर फैक्ट की बात करें तो अन्य फैक्ट जो है कि सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण, यानी कि आप जो देखोगे कि ये आपका जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर आपका LOC है, ठीक है, और यहाँ पर आपका LAC है। तो इसे हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं और इस पे जो है इस क्षेत्र को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, अक्साई चीन। और इस पे अधिग्रहण किसने किया हुआ है, तो चीन ने किया है। और इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसको हम बोलते हैं आपका पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि इसको हम लोग बोल देते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये चीज़ क्यों कह रहा है कि आपका कि सियाचिन हिमनद जो है हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास एक स्थित ग्लेशियर है, यानी कि LOC पे स्थित एक ग्लेशियर है। अब यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी जो है हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों और पाक अधिकृत कश्मीर तक फैली हुई है। पीर पांजाल जो श्रेणी है इसकी हम बात करें, जो पीर पांजाल श्रेणी है, पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिंघन दर्रा आदि इसके प्रमुख दर्रे हैं। तो पीर पांजाल श्रेणी में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्रे पीर पांजाल श्रेणी में है, तो इसमें आता है आपका पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और सिंघन दर्रा इसमें आते हैं। और यहाँ पे कुमायूं हिमालय की अगर बात की जाए तो कुमायूं हिमालय के पश्चिम मध्य खंड व सतलज नदी से 200 मील यानी कि 320 किलोमीटर पूर्व में काली नदी तक विस्तृत है। काली को महाकाली या काली गंगा या शारदा भी कहते हैं और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है। अब ये पूछा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग, यानी कि ये जो आपका उत्तर पश्चिम भाग है, यहाँ पर वर्षा किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से या उत्तर पूर्वी मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से या बंगाल की खाड़ी में अवनमन के कारण। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन में जो वर्षा होती है एक आपका होता है
उत्तर पूर्वी मानसून से। तो उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकालीन में जो वर्षा होती है वह केवल भारत के एक राज्य में वर्षा होती है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, ठीक है। और दूसरी जो शीतकालीन मानसून में वर्षा होती है, शीतकालीन समय में वर्षा होती है, वह आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस से यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से होता है, साइक्लोन डिस्टर्बेंस से होता है। और यह जितने भी आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना तक, मैक्सिमम बिहार के पटना तक क्या करता है, वर्षा करता है। और यह शीतकालीन के समय में होता है। और यह इस समय शीतकाल में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की, यानी कि यह जो वर्षा होती है गेहूं की फसल के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि शीतकालीन जो वर्षा होती है इसका मुख्य कारण क्या है, आपका वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पूर्वी मानसून से मैंने बताया कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर केवल वर्षा होती है शीतकाल में। दक्षिण पश्चिम पूरे भारत में लगभग आपका 70 से 90% जो वर्षा होती है, 70 से 90% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसे ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में औनमन यानी कि अक्टूबर और नवंबर में जो साइक्लोन आता है, ठीक है, उसको हम लोग औनमन कहते हैं। तो अक्टूबर और नवंबर में जो आपके बंगाल की खाड़ी में औनमन होता है उसके कारण पूर्वी तट पे आप देखते हैं कई सारे साइक्लोन आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में औनमन के कारण पूर्वी तट पे क्या होता है, साइक्लोन आता है। और ये अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है। तो आई थिंक इस आंसर को आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस की जो उत्पत्ति होती है यानी कि पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति होती है वह भूमध्य सागर में होता है, भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है, पूर्वी राज्यों में या पश्चिम उत्तर में या दक्षिण में या उत्तर पूर्वी में। तो यहाँ पर काटो और जलाओ जो है वह आपका जो फेमस है भारत में वह आपका होता है उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी का मतलब कि आपका जो ये वाला क्षेत्र है, आपका सेवन सिस्टर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसे कर्तन और दहन के नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन काटो और जलाओ यानी कि कर्तन और दहन के नाम से इसे उत्तर पूर्वी राज्यों में ही जाना जाता है। तो आपका सही आंसर होता है डी कि काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस राज्यों में राज्य प्रदेश में प्रचलित है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। अब यहाँ पे जानते हैं कि इसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। कृषि के इस प्रतिरूप को मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे कि असम में इसे झूम कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें तो असम में इसे झूम खेती कहते हैं। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी में, तो मध्य प्रदेश में इसे बेबर, वेबर या डैया के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इसे बालड़ा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ केरल में इसे कुमारी, केरल या पश्चिमी घाट अगर आपसे कह दे तो वहाँ पर इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है। और अन्य देशों की अगर बात की जाए, अन्य देशों में जैसे कि इंडोनेशिया तथा मलेशिया में झूम कृषि को इंडोनेशिया में हुमा कहा जाता है। इंडोनेशिया में इसे हुमा और मलेशिया में इसे लदांग कहते हैं। मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें म्यांमार में, तो इसे म्यांमार में तुगिका और वियतनाम में रे और ब्राजील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, यानी कि किस उद्योग में कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है, परिवहन उद्योग में, मोटर उद्योग में, इस्पात उद्योग में, या डी कह रहा है ए और बी दोनों में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कोकिंग कोयला की जो आवश्यकता होती है वह इस्पात उद्योग में होती है। तो सही आंसर होता है सी। अब जानते हैं यहाँ पर कि भारत में इस्पात उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है। भारत में लौह और इस्पात उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारक उसमें कौन कौन से हैं, तो आपके कच्चे माल का स्रोत जो है, कच्चे माल का स्रोत, ये क्या करते हैं, भारत में इस्पात उद्योग को प्रभावित करते हैं। अब कच्चे माल के स्रोत कैसे प्रभावित करते हैं, तो इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोकिंग, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज इत्यादि का उपयोग होता है। दूसरा जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है आपका परिवहन।
तो प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग रेलवे लाइनों और बंदरगाहों से जुड़े क्षेत्रों में स्थित होते हैं। तीसरा जो है वह है आपका जल, कि इस उद्योग हेतु अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। चौथा जो है वह है आपका विद्युत, कि इसके लिए विद्युत की भी आवश्यकता होती है। पांचवा जो है वह है बाजार तक पहुंच, यानी कि बाजार अच्छा उपलब्ध होना चाहिए। इस्पात में जो होता है लोहा और कार्बन मिश्र धातु होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस्पात किसका मिश्र धातु है, तो Fe और C का, ठीक है, Fe और C मिलकर क्या बनता है, आपका इस्पात बनता है। और भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, यह 2020 और 21 का रिपोर्ट कहता है। 2020 और 21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला जो होता है वह किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं, चेरी ब्लास्म, चाय की वर्षा, बोरडाईविला या काल वैसाखी। काल वैसाखी को नार्वेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा होती है उसे काल वैसाखी यानी कि नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पे जानते हैं कि मार्च से मध्य जून के ग्रीष्म ऋतु के दौरान पश्चिमोत्तर भारत का उच्च दाब धीरे धीरे क्या होता है, निम्न दाब में बदल जाता है। और ग्रीष्म ऋतु के दौरान मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे असम में इसे चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। चाय वर्षा कहाँ पर, तो असम में, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे जो होता है, केरल में इसे आम्र वर्षा, क्योंकि यह आम के फसल के लिए काफी उपयोगी होता है। कॉफी, अरे कर्नाटक में इसे चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। कॉफी वर्षा के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये रहे इसके एक्सप्लेन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम। तो यहाँ पर जो है कि गारो खासी जो जयंतिया है वह मेघालय पठार का हिस्सा है। मेघालय पठार, और मेघालय पठार के अंतर्गत कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, गारो खासी जयंतिया, और एक है आपका मिकिर और रेगमा। तो ये सारे के सारे मेघालय पठार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है कि मेघालय पठार के अंतर्गत जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं यह मेघालय राज्य के अंतर्गत आती हैं। और इनका नाम मेघालय की जनजातियों के नाम पे ही रखा गया है। मिकिर और रेगमा जो होता है यह भी असम राज्य की जनजातियों के नाम पे इसे रखा गया है, तो यह असम राज्य में आता है। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब यहाँ पे होता है कि जो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है चेरापूंजी मेघालय में, तो वह किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो खासी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि गारो पहाड़ी पर सबसे अधिक किसकी खेती होती है, तो संतरा की खेती गारो पहाड़ी पर सबसे अधिक की जाती है। अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य में आपका आता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है वह मिसमी पहाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिसमी पहाड़ी किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला जो आपका है कि मणिपुर पहाड़ी में ही, आपके मणिपुर में ही लोकटक झील स्थित है। मणिपुर में आपका लोकटक झील स्थित है जिसमें कैब्लू लामजाओ एकमात्र विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और सिक्किम राज्य की अगर बात की जाए तो सिक्किम राज्य में जो है, सिक्किम राज्य में जो आपका है कि लांगचुक और गंगटोक आदि पहाड़ियाँ जो होती है वह सिक्किम राज्य में मिलती हैं। हालांकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया है जल निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, और दूसरा दिया है आपकी स्थिति। तो सबसे पहले आपका दिया है कि गार्डन रिच शिप लिमिटेड। गार्डन रिच जो शिप लिमिटेड है वह आपका कोलकाता में स्थित है, तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा दिया है आपका कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वास्को डी गामा गोवा में स्थित है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा दिया है मझगांव डाक लिमिटेड। तो मझगांव डाक लिमिटेड जो है गोवा में नहीं, यह मझगांव जो डाक लिमिटेड है वह जो है आपका गोवा में स्थित है। सॉरी, मझगांव जो डाक लिमिटेड है इसकी स्थिति जो है वह आपका मुंबई में है।
मझगांव डाक जो लिमिटेड है इसकी स्थिति मुंबई में है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड जो लिमिटेड है इसकी स्थिति जो है यह विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका सी कि मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड जो है वह मुंबई में स्थित है, न कि गोवा में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 7, 8, 9 या 10। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में जो तटवर्तीय सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, तो अगर इधर से हम शुरू करेंगे तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है और यह पश्चिम बंगाल तक जाता है। तो पहला राज्य आपका गुजरात हो जाता है। गुजरात के नीचे दूसरा राज्य जो है वह महाराष्ट्र है। तीसरा जो राज्य है वह आपका गोवा है। चौथा जो राज्य है वह केरल है। पांचवा राज्य यहाँ पे तमिलनाडु है। छठा राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। सातवां जो राज्य है वह है आपका ओडिशा। और आठवां जो राज्य गोवा के नीचे यहाँ पे कर्नाटक भी है। और यहाँ पे आपका ये चौथा हो गया, और केरल पांचवां हो गया, छठा आपका तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां ओडिशा, और नौवां जो आपका हो जाता है वह वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो यहाँ पे पहला गुजरात, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवां केरल। ये 5 जो राज्य है ये अपनी सीमा किससे लगाते हैं, तो अरब सागर से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो तटवर्ती सीमा बनाते हैं और अरब सागर से उनकी सीमा लगी हुई है, तो 5 राज्य हैं। और ये जो 4 राज्य हैं ये अपनी सीमा किससे लगाते हैं, तो बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से ये 4 राज्य हैं। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं, तो 5 + 4 = 9 राज्य हैं जो आपका तटवर्ती सीमा बनाते हैं। तो सही आंसर होता है सी। और भारत में सबसे जो मतलब सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वह गुजरात राज्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके 40 नंबर के टीचर भर्ती में आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे भी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।